हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए केवीएस और सुपर टेट के लिए मैथ और हिंदी लेकर के आता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस के लिए मैथ और रीजनिंग लेकर के आया हूं। और वैसे प्रश्न हैं सभी के सभी जो कि 2016-17 के केवीएस के एग्जाम में आपको पूछे हुए हैं। 2016-17 के एग्जाम में केवीएस में मैथ से अधिक तो रीजनिंग ही पूछा गया है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे कम से कम समय में, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके उसे ऑल पर कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना विलंब के हुए इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है 71वां आपका प्रश्न है और ये आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। ध्यान से देखिए प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि ए और बी चचेरे भाई हैं। ए और बी में क्या संबंध है? भाई का संबंध है, लेकिन डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो डायरेक्ट संबंध नहीं है तो इसको माइनस रख लीजिए, इसको प्लस रख लीजिए। दोनों क्या है? आपस में भाई हैं। आगे कह रहा है कि सी बी की बहन है। जो सी है इस बी की बहन है, जो बी है ना इसकी बहन है सी, ठीक है। ये आपका सी जो है इसकी बहन है। आगे इस प्रश्न में कह रहा है और डी ए के पिता है। जो डी है ना इसके पिता नहीं है, ए के पिता है, इसके पिता है डी, ठीक है ना। ए के क्या है? पिता है डी। तो यहाँ पर इनका तो डायरेक्ट संबंध है, ठीक है ना। इसका इनका आपको डायरेक्ट संबंध है और इनका इनका डायरेक्ट संबंध है। इतना बात आपको पता चल गया। यहाँ पर आगे कह रहा है कि सी का डी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सी का डी से संबंध के बारे में पूछा जा रहा है कि सी का डी से क्या संबंध है। तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं कि सी का डी से क्या संबंध है। ध्यान दीजिए ये दोनों क्या हैं? भाई है, लेकिन कैसे? चचेरे भाई हैं। ये दोनों क्या हैं? चचेरे भाई हैं। तो ये क्या है? ये ध्यान दीजिए ये क्या है? इसके पिता है। तो इसके भी पिता होंगे, जो इसके पिता होंगे वो ये दो आपस में क्या होंगे? भाई होंगे। अर्थात इनकी जो है बेटी क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये दोनों आपस में भाई हैं, चचेरे भाई हैं। तो इसकी बहन इनकी क्या लगेगी जबकि ये इनके पिता हैं? ये आपको पता चल गया कि क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये तो बात आपको आसानी समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है 2016-17 के एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है। दूसरा इसमें कौन सा ऐसा समूह है जो दूसरे से क्या हो? भिन्न हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एम एन, जस्ट एम के बाद एन आता है, पी के बाद क्यू आता है, बी के बाद सी आता है और एस के बाद एस टी आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक्स के बाद वाई आएगा लेकिन जेड है। तो क्या है? यही इसका भिन्न है और भिन्न को ही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसका आप जवाब दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ध्यान दीजिए 15 का 15% कहने का अर्थ क्या है? 15 का 15%, का अर्थ गुणा, प्रतिशत का अर्थ बटा में 100। अब यहाँ पर इनका गुणा करा के 100 से भाग दीजिएगा, वो उसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं करने की जरूरत, डायरेक्ट आप इसे लिखिए। तो 15 15 225 क्या होता है? 225। 100 से भाग देना है, 2 अंक के बाद दशमलव। 16 16 256, ठीक है ना। इसमें भी 100 से भाग देना, प्रतिशत निकालना तो 2 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर ध्यान दीजिए 17 है, 17 कितना होगा? आपको घटाना है तो उसका स्क्वायर कीजिएगा, 289, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इसे बता सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। इसमें आपको कैसे पता सकता है, पता चल सकता है? ध्यान दीजिए कैसे पता आपको चलेगा। ये 25 है, ये 56 है, 81 हो गया, ठीक है ना। जोड़ो दोनों को, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को आप जोड़िएगा। तो यहाँ पर देखिए 89 है, तो 89 क्या है? बड़ा हो जाएगा। 89 क्या हो जाएगा? 81 से बड़ा हो जाएगा। इनको जोड़िएगा 4 आएगा और 2 को घटाइएगा तो 2 आएगा। लेकिन 89 क्या है? 81 से बड़ा है, अर्थात इस 2 में से भी हासिल लगेगा घटने के लिए। तो उस स्थिति में संख्या आपको क्या आ जाएगी? जो रिजल्ट आएगा वो 2 से कम होगा। 2 से कम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे, पूरा आपको इसको जोड़ना घटाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो कॉन्सेप्ट लगाना है जिससे कम से कम टाइम आपका नुकसान हो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 6 दोस्त ABCD एक मेज पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ABCDEF, ठीक है, वो गोल मेज है। आगे कह रहा है कि इसमें गोल मेज है, इसके इर्द गिर्द चारों ओर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपको कंडीशन दिया हुआ है कि
ई तथा एफ के बीच में स्थित है, ई डी के सामने तथा सी ई के किसी भी तरफ नहीं है, तो डी के सामने कौन है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि ई क्या है, डी के सामने है, ई जो है वो डी के सामने है और पूछ भी रहा है कि डी के सामने कौन है, डी के सामने कौन है। तो जब ई डी के सामने है तो डी के सामने कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको अरेंज कीजिए, सिटिंग अरेंज का एक क्वेश्चन है, इसे कैसे अरेंज कीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक गोल मेज है, ठीक है, ये आपका गोल मेज है और यहाँ पर 6 लोगों को बैठना है। यहाँ पर कितने लोगों को बैठना है, 6 लोगों को बैठना है, 6 लोगों का ये जगह है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है जो ए है ना, जो ए है वो ई तथा एफ के बीच में है, जो ए है ई तथा एफ के बीच में है। तो यहाँ पर यदि ई हो जाए और यहाँ पर यदि आपका एफ हो जाए तो जो आपका ए है वो आपका यहाँ इनके बीच में बैठा हुआ है। आगे एक बात और भी आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि मेज में या तो लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठते हैं या फिर बाहर की ओर मुंह करके बैठते हैं। यहाँ पर तो आप उनका आंसर निकालना होता है कि आपको कौन किसके बगल में है या फिर कौन किसके सामने है, उसके बारे में आपको निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर डी के सामने के बारे में बात कर रहे हैं, तो सामने के बारे में तो आपको अंदर का ही मैटर है। यहाँ पर सभी क्या है, अंदर के ही मैटर है। ठीक है, यहाँ पर अंदर के ही मैटर है, तो ये सभी आपको अंदर की ओर देख रहे हैं और यहीं पर इसका यही मैटर है। और आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जो ए है ई और एफ के बीच में है। आगे इसमें कह रहा है कि ई डी के सामने है। जो ई है ना, जो ई है वो डी के सामने है, अर्थात डी कहाँ होगा, जब डी यहाँ होगा तभी तो ई इसके सामने होगा, तो डी आपका यहाँ हो गया। आगे इसमें कह रहा है तथा सी, जो सी है यहाँ पर ई के किसी भी ओर स्थित नहीं है। जो सी है ना वो ई के किसी भी ओर स्थित नहीं है, अर्थात जो सी है न तो यहाँ स्थित है और न तो यहाँ स्थित है। यहाँ पर तो ए हो गया लेकिन यहाँ पर सी नहीं होगा, तो सी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब बचा कौन, बचा आपको बी, आपको इसमें समय से बचा कौन, बी, तो बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्थित हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि डी के सामने कौन है, तो आप जानते हैं कि डी के सामने कौन दिख रहा है, यहाँ पर डी के सामने कौन है, ई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को तो आप वहीं से बना सकते थे क्योंकि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ था। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट करने का तरीका सीखिए कि यदि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे आएगा और इसे आपको कैसे अरेंज करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप यहाँ पर उसको बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 1 से लेकर के 50 तक की सभी विषम संख्याओं में 3 से विभाजित होती हैं तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया इस मध्य में कौन सी संख्या होगी। ठीक है ना, तो अवरोही क्रम कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर पहले छोटा रहेगा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा आपको संख्याएं लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 से लेकर के 50 तक में विषम संख्याएं जो कि 3 से क्या हो, विभाजित होती हो, जो 3 से आपको विभाजित होती हैं, अर्थात 3 का गुणज हो। तो कहने का अर्थ क्या है, 1 से 51 तक में यदि आपको 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या यदि निकालनी है तो इसमें 3 से भाग दीजिए। यदि 3 से भाग दीजिएगा तो 16 या 48, अर्थात 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी आएंगी, 16 आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है इसमें कि जो मध्य में हो उसके बारे में आपसे बात कर रहा है, जो मध्य में है। तो यहाँ पर 16 संख्याएं हैं, सम ऑर्डर में जो है संख्या है, अर्थात इनकी जो संख्या है वो सम संख्या है। तो इसमें बीच वाली संख्या कहाँ से निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो उस स्थिति में अब आपको करना क्या होगा, अब उस स्थिति में क्या करना होगा आपको, यहाँ पर कुछ करने की बात नहीं है कि कुछ कर पाएंगे आप, यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। यदि यहाँ पर ये 51 होता या फिर 52 होता तो आसानी से आप इसे बता सकते थे। कैसे बताएंगे, यदि आप इसमें भाग देंगे, यदि 51 होता 1 से लेकर के 51 या फिर 1 से लेकर के 52 तक, तो उसमें कुल 17 संख्याएं हो जाती हैं और 17 बार में जाता। ठीक है ना, तो 17 या 51 17 संख्याएं होती। जब 17 संख्याएं होती तो इधर से 8 संख्याएं हो जाती और इधर से भी गिनती में क्या होती, 8 संख्या होती और जो बीच में होता वो 9वां संख्या होता और यही आपका 17वां संख्या हो जाता। ठीक है ना, जो 17वां है वो आपको 17वां संख्या यहाँ पर हो जाता। देखिए यहाँ पर 8 है, ये 9 है, पुनः 8 9 8 17 संख्याएं आपको हो जाती। तो जो बीच में आता टर्म ना वही आपका 9वां टर्म है, क्या होता, मध्य वाला टर्म होता, जो कि दोनों ओर से बीचों बीच आता। तो यहाँ पर ये क्या है, जो 9वां टर्म है वो 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज कहने का अर्थ क्या है, 9 गुना 3 संख्या है। ठीक है ना, तो ये कितनी संख्या होती, 27 होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन आपका गलत है। यहाँ पर जो 51 है ना, जो यहाँ 50 है ना, या तो ये 51 होता और नहीं तो 52 होता, तभी आप आसानी से इसे बता पाते और उसका ऑप्शन ए होता। नहीं तो ये क्या है, क्वेश्चन ही गलत है, इसे आप नहीं निकाल सकते। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, तो इस क्वेश्चन को आप सुधार लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कैसे हल करना है।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, इस गलत पद को खोजिए कि क्या है गलत पद। ध्यान दीजिए, ये आपको बहुत ही मुश्किल भी क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें दिमाग चाहिए होता है इसको निकालने के लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनके जो है ना पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं, पैटर्न को देखते हैं कि कहाँ पैटर्न सही चल रहा है और कहाँ पैटर्न मिस कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन संख्याओं के बारे में यदि बात किया जाए तो इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंतर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए इनके बीच का अंतर पुनः 4 आ गया, यहाँ पर इनके बीच का अंतर कितना आ गया, ध्यान दीजिए 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पुनः बीच का अंतर कितना आ गया, 4 आ गया। और देखिए पुनः यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। पुनः देखिए अब यहाँ पर इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर इनके बीच का अंतर आपका 4 आ जा रहा है, और यहाँ पर इनके बीच का अंतर कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, और यहाँ पर इनके बीच का अंतर कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। अब इसमें क्या किया जाए कि हमारे पैटर्न पर जो है वो फॉलो करें, कैसे फॉलो करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 4 था, यहाँ कोई अंतर नहीं, 4 है 2 है फिर 4 है, ठीक है, 4 है 2 है और फिर आपका यहाँ पर 4 है, आगे यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर पुनः 4 शुरू हो रहा है। तो इसको फॉलो करने के लिए यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर क्या आपका होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। अब 2 कब होगा, जब यहाँ पर 13 होगा तब ये 2 होगा। जब ये 13 हो जाएगा तो 15 में से 13 घटेगा तो कितना आएगा, तो अंतर आपका इस स्थिति में यहाँ पर आपका 2 हो जाता, तो ये आपको फॉलो कर देता। अब जब यहाँ पर आपको 13 हो जाता तो 17 क्या हो जाता, आपका 17 भी 17 रहता है, और 13 जो है आपका यहाँ पर जो 17 में से 13 घटेगा, इनके अंतर आपको यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाता, पुनः जस का तस आपका यहाँ पर 4 अंतर प्राप्त हो जाता, ठीक है ना। उस स्थिति में क्या आपको अंतर प्राप्त होता, 4 अंतर प्राप्त होगा। जब 4 अंतर प्राप्त होता और यहाँ पर आपका जो 3 है, यहाँ पर आपका 2 अंतर प्राप्त हो जाता, तो इसी पैटर्न पर वो हो जाता, ठीक है ना, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करता। देखिए 4 है, फिर इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, यहाँ पर 4 है पुनः 2 है पुनः 4 है, कुछ भी अंतर नहीं है, 4 है और यहाँ पर क्या हो जाता, 2 हो जाता और पुनः आपका 4 हो जाता। तो ये पैटर्न को फॉलो करता था। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 12 की जगह पर यदि वो 13 होता ना, यदि वो 12 के जगह पर 13 होता तो ये आपको सही होता। तो कौन सा पैटर्न गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 12 वाला क्या है आपका गलत है, ये आपको नहीं होना चाहिए और गलत वाला ही आपको खोजना था कि गलत इसमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और आसानी से आप इसे निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपको आए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रृंखला में अगले 3 पद ज्ञात करना है, इसमें कि अगला 3 पद क्या होगा इसके बारे में बताना है। आप आसानी से इसे बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगता है लेकिन इसे आप आसानी से बना सकते हैं। इनके पैटर्न को देखिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, उसी के बारे में आपको यहाँ पर पता करना है। यदि पता कर ले तो आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 1 है 2 है, इनका योग कीजिएगा 3 प्राप्त होगा, 2 और 3 का योग कीजिएगा 5 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आसानी से इनका योग कीजिएगा तो ये आपको प्राप्त हो रहे हैं, इनका योग कर रहे हैं तो आपको ये प्राप्त हो रहे हैं, वाली संख्या आपको प्राप्त हो रही है ना। अब यहाँ पर इनका यदि आप योग करते हैं तो ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है, 5 3 8 प्राप्त हो रही है, और इनका योग कर रहे हैं तो 8 5 क्या हो रहा है आपको 13 प्राप्त हो रहा है। अब इनका योग कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 21 प्राप्त हो रहा है। 13 और 8 का योग कीजिएगा तो आपका ध्यान दीजिए यहाँ पर 21 प्राप्त हो रहा है। अब इनका योग कीजिएगा तो ये वाला टर्म आपको प्राप्त हो जाएगा, 13 और 21 जोड़िएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका यहाँ पर 34 प्राप्त हो जाएगा। अब अगला टर्म प्राप्त करने के लिए इनका योग कर दीजिए, तो इसको योग कीजिएगा तो क्या आएगा 55 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, और इनको आपस में जोड़िएगा तो लास्ट वाला पद भी आपका 89 आपको हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को इसमें जो है ना संबंध देखना है कि कौन सा संबंध है, इनके पैटर्न कौन सा काम कर रहा है, उसी पैटर्न पर आप इनका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न आए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि श्रृंखला में 21वां पद क्या है, ये आपको बताना है। तो जानते हैं कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d, ठीक है ना, n-1d। d क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना, और a क्या है, फर्स्ट टर्म होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। यहाँ पर आपको निकालना है 21वां पद अर्थात T21 आपको निकालना है। a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर n कितना है 21 है, और यहाँ पर जो है ना डिफरेंस कितना है ये आपको पता करना है। तो डिफरेंस देखिए कितना का है, डिफरेंस आपको 6 का है। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितना आ गई आपको 6 आ जाएगी। 9 और 15 को यहाँ पर अंतर कीजिएगा तो 6 आपको, जहाँ अंतर आपको समान हो वही आप
आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, तो ये आपका डी हो गया 6। आसानी से इसमें वैल्यू पुट कीजिए और आसानी से निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। n-1 n का वैल्यू कितना है 21 है, क्योंकि 21 पदों के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका 21 और 21 में से आप एक घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना का है 6 है, उससे गुणा करा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। और 123 कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ये आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, nth टर्म का, और इसे आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको लुप्त पद के बारे में बताना है कि कौन सा लुप्त पद है, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि BAC, ठीक है, ये B है, ये C है और इनके बीच में क्या है A है, इससे पहले वाली संख्या आपको बीच में है और जहाँ से खत्म हो रहा है यहाँ से आपको शुरू हो रहा है, यहीं से क्या हो रहा है ये आपको शुरू हो रहा है। तो ये क्या है CBD, तो C के बाद D आएगा, ठीक है ना, C के बाद D आएगा, उसके बीच में उससे पहली वाली संख्या होगी। उस तरह से यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या फॉलो होगा, जो यहाँ पर अंत हो रहा है उसी से शुरू होगा, तो ई से शुरू होगा, ठीक है ना। तो इसके आगे वाली संख्या F हो जाएगी और बीच में ई से पहले वाली संख्या, तो ई से पहले वाली संख्या क्या है, ई से पहले वाली संख्या आपका यहाँ पर डी है, तो डी क्या हो जाएगा बीच में हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आसानी समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए सब में क्या है, इससे पहले वाली संख्या है, तो यहाँ पर भी क्या होगी इससे पहले वाली, ई से पहले वाली संख्या, ए बी सी डी के बाद ई आता है ना, तो डी बीच में हो जाएगा। तो EDF कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न में करा है कि एक कार पी शहर से क्यू शहर की ओर जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, पी शहर से क्यू शहर की ओर एक कार जाती है। यहाँ पर समय और यहाँ पर दूरी, तो आप जानते हैं ना, यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा के 4 होता है। इसी फॉर्मूला का आपका यहाँ पर यूज होना है, ठीक है ना। तो दूरी बटा के 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में जो क्या कह रहा है कि एक कार पी शहर से क्यू शहर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है, ठीक है ना, चाल से चलती है, अर्थात 50 किलोमीटर पर आवर की ओर फर्स्ट कंडीशन में चलती है और वो 44 मिनट में पहुंचती है। तो उसका जो पहुंचने का समय है कितना, 44 मिनट में वो पहुंचती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको उसका समय पता हो गया और इसका चाल पता हो गया, तो आप यहाँ से दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। पहले कंडीशन के लिए दूरी, ठीक है ना, आसानी से निकाल सकते हैं, समय गुणा चाल। तो समय कितना है आपका 44 मिनट में है ना, इसके आप घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग दे दीजिएगा और इसे आपको गुणा करना पड़ेगा। इसके चाल से चाल कितना है आपका, यहाँ पर 50 का चाल है, तो आप 50 से इसमें भाग दीजिए। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका 22 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, अर्थात 110 और बटा के आपका यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है ना, ये आपका 3 हो गया। तो ये पहले कंडीशन के लिए आपको जो दूरी है आपको आसानी से पहले कंडीशन से पता हो गई। तो दूरी तो समान होगा, स्पीड चाहे कितना हो बढ़ा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूरी तो आपको इतना ही तय करनी होगी ना, बस समय आपको कम या बेसी लगेगा। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि गति को 5 किलोमीटर पर प्रति घंटा आपको बढ़ा दिया गया, यहाँ पर जो है ना स्पीड को क्या किया जाए 5 किलोमीटर, तो पहले क्या था 50 किलोमीटर पर आवर था, अब उसमें क्या कर दिया जाएगा 5 बढ़ा दिया गया है, अर्थात उसका जो स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति आवर यदि कर दिया जाए, तो उस स्थिति में ध्यान दीजिए, यहाँ पर उस स्थिति में बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बचेगा। यहाँ पर बचने के बारे में बात कर रहा है कि कितना समय बचेगा, ठीक है ना, उसके बारे में बात करना है। अर्थात बचेगा तो जो पहले आपका यहाँ पर जो बाद वाला है उसमें से यदि आपको पहले वाले में से बाद वाले घटा दीजिएगा, आसानी से वो पता चल जाएगा कितना समय बचेगा या फिर कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका स्पीड इसने बढ़ा दिया, जब स्पीड बढ़ा दिया तो ये आपको दूरी तो समान रहेगी, स्पीड सिर्फ आपको बढ़ जाएगी, समय आपको यहाँ से निकालना है। तो समय आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब समय निकालिएगा तो समय ध्यान दीजिए फॉर्मूला तो यही होता है ना, तो दूरी बटा के चाल हो जाएगा। अब दूरी सबके लिए समान है, अर्थात 110 और बटा के दूरी हो गया। अब आपका यहाँ पर दूरी बटा के चाल, चाल कितना है, चाल यहाँ पर आपका देखिए 55 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है ना, ये आपका 55 किलोमीटर प्रति आवर आपका यहाँ पर चाल है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इतना चाल हो गया, अर्थात कहने का अर्थ है कि ये क्या हो जाएगा नीचे चलाएगा ना, तो 55 गुना के 110 2 से कट जाएगा, अर्थात 2 बटा के 3,
ठीक है ना। ये इसका जो समय हो गया वो 2/3 आवर हो गया। अब जब समय आपका 2/3 आवर आ गया, सभी क्या है समय आपको अंतर यहाँ पर आपको निकालना है, सभी मिनट में होंगे। तो यहाँ पर इनका समय के बारे में बात करें तो इसमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या होंगे मिनट में हो जाएंगे, अर्थात 2/3 और गुना आपका यहाँ पर हो जाएगा 60। तो 60 से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 20 × 60 20, अर्थात समय कितना लगा 40 मिनट आपका समय लगा, ठीक है ना। जब स्पीड बढ़ाया गया 40 मिनट समय लगा, उससे पहले कितना समय लगता था 44 मिनट आपको समय लग रहा था, उससे पहले आपको 44 मिनट समय लग रहा था। लेकिन जो 5 किलोमीटर बढ़ा दिया 40 मिनट समय लग रहा है, तो कितना कम लगा उसके बारे में आपसे यहाँ पर कितना कम लगा, अर्थात कितना बचा समय 4 मिनट आपका समय में बचा ना। ये 40 मिनट है, ये 44 मिनट है, तो 4 मिनट समय बचा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कौन सा अंक समूह के अन्य अंकों से किसी रूप से भिन्न है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा अंक यहाँ पर भिन्न है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 27 क्या है, यहाँ पर क्यूब के रूप में है। यहाँ पर 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, और 100 क्या है यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, ठीक है ना। और आगे देखिए ये 125 क्या है 5 का क्यूब है, अर्थात यहाँ पर भिन्न क्या है 100 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं, सभी क्या है क्यूब है, लेकिन यही क्या है आपको स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 100 वाला है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि श्रृंखला में 2 लुप्त पद आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं कि इसमें से लुप्त पद क्या होंगे, अर्थात यहाँ वाली आपको संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा इस टर्म में और इसके ऑप्शन में भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि यहाँ पे संबंध के बारे में बात करें तो 4 में 8 से जो संबंध है दूना का, तो यहाँ पर आपको फॉलो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लगता है कि ये टर्म आपका गलत है। यहाँ पर देखिए, अब 4 से यदि हम लोग लेते हैं तो 4 में 3 से गुणा कीजिएगा तो आपका 12 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 6 से यदि आप गुणा करते हैं तो यहाँ वाली संख्या प्राप्त हो सकती है, और यदि आप यहाँ पर 9 में यहाँ से गुणा करते हैं तो ये आपको 3 से गुणा यदि आप करते हैं सभी जगह तो ये आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो 9 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 हो जाएगा, और 6 3 के 18 हो जाएगा। क्या 18 और 27 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो इसका ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है। लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 और 12, 4 से 3 में गुणा कीजिएगा तो 12 प्राप्त हो जाएगा, 6 में 3 से गुणा कीजिएगा 18 प्राप्त हो जाएगा, और 9 में 3 से गुणा कीजिएगा 27 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है और यही इसका सही आंसर हो सकता है। इस तरह से 8 को लेने के बाद इसमें कोई डायरेक्ट संबंध नहीं पता चल रहा है, तो शायद ये नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है ना। देखने के लिए धन्यवाद।